Good morning, everyone. Hi, this is Sunil Kumar, and today I'm just going to tell about English language. मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ. इंग्लिश एक लैंग्वेज है which is spoken throughout the world. ये पूरे विश्व में एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है. बट हमारे इन इंडिया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उसमें एक लैंग्वेज पेपर आता है जिसको आपको क्रैक करना होता है. उस पेपर को क्रैक करने के लिए हमें कुछ इंग्लिश के टर्म्स और कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है. लेकिन जानने से पहले आपको इस लैंग्वेज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि ये लैंग्वेज है क्या और किस तरह से इसका यूज हमारे पेपर में आता है. दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो और जिसमें इंग्लिश का पेपर आता हो, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो और जिसमें इंग्लिश का पेपर आता हो, वो इंग्लिश का पेपर जो है 3 तरीके से पूछा जाता है. यानी यूं कहें कि उस पेपर में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. 3 टाइप्स मतलब मींस 3 बेसिस ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हो. यानी 3 इसका आधार पॉइंट्स है जिसके आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज मैं वही 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं. और दूसरी चीज ये कि जब ये पेपर को लैंग्वेज बोलते हैं तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि उस पेपर को समझकर ही आप काम कर सकते हो, समझकर ही उसके क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी होनी चाहिए. अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्रैक करना. हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप क्रैक कर पाएंगे. जैसे टेक्निकल टर्म्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप क्रैक कर सकते हो. अगर कुछ रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ हॉट ट्रिक्स होते हैं, उससे आप उस क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो. बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लैंग्वेज कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं. और कम्युनिकेशंस का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन मे बी ओरल, मे बी रिटन और मे बी इन साइन लैंग्वेज. बट हमारा जो पेपर आएगा वो रिटन आएगा. यानी रिटन पेपर होगा, वहां पे आपको उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो समझकर आपको करने होंगे. चलिए आते हैं हम लोग. जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें जो पेपर आएगा आपको 3 तरीके से पेपर पूछा जाता है, चाहे किसी कोई भी एग्जामिनेशन. सो मैंने कॉमन टर्म्स ले लिए यहाँ पे, कुछ कॉमन टर्म्स जो बताने जा रहा हूं आपको, कॉमन पॉइंट्स. इसी 3 प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे और यही 3 सेक्शंस है पूछने का. इसके अलावा कहीं से भी कुछ नहीं. आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन टाइप का, मैं ये आपका आज पहला वीडियो है मेरा ये, ठीक है. द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पॉइंट्स रिलेटेड टू इंग्लिश व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस. और मेरा लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. तो जो 3 तरह के क्वेश्चंस होता है, वो पहला बेसिस जो पॉइंट होता है वो होता है कंटेंट बेस्ड. कंटेंट बेस्ड यानी पहले टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो कंटेंट बेस्ड पूछा जाता है. और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट बेस्ड. यानी पहले टाइप का जो क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जामिनेशंस में, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, आप सीसेट का एग्जाम्स दे रहे हो, आप लैटरल एंट्री का एग्जाम्स दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम्स दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्जाम्स दे रहे हो, आप डिफेंस का एग्जाम्स दे रहे हो, जिसमें इंग्लिश का पेपर आता हो, वो ये 3 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहला आपका कंटेंट बेस्ड है, दूसरा आपका प्लेसमेंट बेस्ड है, और द थर्ड वन इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ये 3 बेसिस पॉइंट्स हैं. 3 बेसिस पॉइंट है जिसमें पहला कंटेंट बेस्ड आता है, दूसरा प्लेसमेंट बेस्ड आता है और तीसरा फॉर्मूला बेस्ड आता है.
तो हम लोग एक एक करके जो है इस चीज को जानेंगे कि आखिर ये जो फॉर्मूला बेस्ड मैंने लिखा है या प्लेसमेंट बेस्ड मैंने लिखा है या कंटेंट बेस्ड लिखा है, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में। एक ओवरऑल मैं एक आउटलाइन तैयार करके मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। और बाकी क्या चीज है, ऐसा नहीं है कि आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया या जो भी ग्रामेटिकल बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी आप पढ़ते हो, जो रीडिंग करते हो, आपके भी कोर्स में बहुत सारे ऐसे बुक्स होंगे जो जिनका लैंग्वेज इंग्लिश होगा, बट उसको आप समझकर कर लेते हो क्योंकि वहां पे ग्रामेटिकली एरर कोई फाइंड आउट नहीं करता है कि आपको उसमें कोई इंडिकेट नहीं करेगा या वहां पे पॉइंट आउट नहीं कराएगा कि भाई इसमें आप ये लाइन लिखो, ये एरर है। बस वहां पे कंटेंट समझा जाता है कि इज इट द कंटेंट इज रियली रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस और नॉट, और उसका वो आंसर है कि नहीं। तो बस कंटेंट को देखा जाता है, वहां पे ग्रामर आपका चेक नहीं किया जाता है। इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड in you can say other subjects, but when you talk about English, वहां पे अगर कंटेंट बेस्ड भी आता है तो वहां पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को एनहांस करना पड़ेगा, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे होनी चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए वहां पे। तो अच्छी पकड़ होने के लिए आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, और वो इंग्लिश की जानकारी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से आप उस चीज को करोगे, मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम लोग कंटेंट बेस्ड को समझे कि ये कंटेंट बेस्ड है क्या और कंटेंट बेस्ड में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कुछ चीजें कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं इसको आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आपको कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है कि I know dash man, और इसमें आपको यहां पे आर्टिकल पुट करना है ए, एन और द। तो आप अगर देखो तो इसमें तो एन तो आएगा नहीं क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो हमें ए और द का इस्तेमाल करना है। अब सोचो कि आई नो डैश मैन में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे या आर्टिकल द आएगा। आप पहले इस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सोचें। तो मैं बात करता हूं कि आई नो डैश मैन, तो हम यहां पे जो यूज करते हैं वो क्या हो सकता है। क्या यहां पे हम ए को रख सकते हैं, क्या यहां पे हम लोग द को रख सकते हैं। अगर ए को रखेंगे तो हमारा सही होगा या द को रखेंगे तो हमारा सही होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। तो उसके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनिट, दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है डेफिनिट और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनिट। ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस है जिसको आपको समझकर करना रहता है, जिसमें ये रिफ्लेक्शंस आते हैं कि हमें यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमारा यहाँ पे ए होगा कि द होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस है, इसके आगे भी मैं बताऊंगा कि और भी एग्जांपल्स देके कि आप उसको कैसे समझकर करेंगे। तो जो कंटेंट बेस्ड होते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग समझकर ही कर सकते हैं, बिना समझे हुए आप कर ही नहीं सकते हो। बेसिकली ये जो कंटेंट पार्ट होता है वो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट होती है कि जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, और ये भी यहाँ पे रहता है कि आप जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें किस तरह का मैसेज पास आउट हो रहा है और किस तरह से आप उसको फिल करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी रहते हैं, बट सिंपल सा चीज में अगर मैं यहाँ पे ये टर्म लूं कि इस जगह पे, यानी ये जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैंने लिखा है आई नो डैश मैन, तो यहाँ पे ए यूज करूंगा या द यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दो चीजें समझाना चाहूंगा। आर्टिकल में एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो क्या आपको पता है कि डेफिनिट किसे कहते हैं और इनडेफिनिट किसे कहते हैं? आप हिंदी में उसको बोलते हैं निश्चित और अनिश्चित।
बट बेसिकली डेफिनेट जो टर्म होता है वो होता क्या है, इसको हम लोग आर्टिकल में कैसे समझ पाएंगे कि ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल, इसको द कहते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग ए और एन कहते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। और यहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है या इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है, तो उसके लिए हमको थोड़ी सी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ये डेफिनेट और इंडेफिनिट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि डेफिनेट की जब हम बात करेंगे, जब कभी भी हम लोग डेफिनेट टर्म की बात करेंगे, तो डेफिनेट का मतलब होता है जो स्पीकर को भी पता हो और लिसनर को भी पता हो, जो स्पीकर को भी पता हो और लिसनर को भी पता हो। जब वो केस लिसनर को पता हो और स्पीकर दोनों को पता हो तो वो टर्म क्या हो जाता है, डेफिनेट। लेकिन जब हम इनडेफिनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनडेफिनिट की बात करते हैं, तो इनडेफिनिट में क्या होता है कि आपको स्पीकर को तो पता होता है लेकिन लिसनर को नहीं पता होता है, लिसनर को नहीं पता रहता है। यानी जब हम डेफिनेट आर्टिकल कहीं भी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्पीकर को भी मालूम है और लिसनर को भी मालूम है। स्पीकर मतलब जो बोल रहा हो, लिसनर जो सुन रहा हो। तो स्पीकर को भी पता हो और लिसनर को भी पता हो, तो वहां पे आप डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जहां पे स्पीकर को पता हो बट लिसनर को नहीं पता हो, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे एक सिचुएशन को कंसिडर करें कि मान लो कि एक पार्टी हो रही है और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसमें दो लोग पार्टी, मान के चलो कि ये एक बंदा ए है और ए का बर्थडे है, ए ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और बहुत सारे लोग आए हैं, उसमें एक और बंदा आया है, बी आया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि पार्टी है इसमें और ए का पार्टी, ए ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और बी बंदा आया है और ए से बोल रहा है कि भाई इसमें एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं, ठीक है। या दो लोग हैं ऐसे खड़े, पार्टी इसने ऑर्गेनाइज की हो ना की, वो डजंट मैटर, बट दो लोग ऐसे खड़े आपस में बातें कर रहा है। तो बी ए से कहता है कि भाई इसमें एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं, ठीक है। अब इतने सारे लोग हैं इसमें, ये बी ए से कहता है कि जिसको इसमें एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं, लेकिन ए को पता नहीं है कि भाई ये किसकी बात कर रहा है। जब ये किसकी बात कर रहा है तो ये तो पता नहीं है, ये हो गया स्पीकर। यानी स्पीकर को पता है कि जो आदमी है, स्पीकर को मालूम है कि वो जानता है उसको, बट जो लिसनर है, ये है लिसनर, ए क्या है आपका, लिसनर है, इसको नहीं मालूम है कि किसकी बात कर रहा है, बट इतना पता है कि किसी न किसी की बात कर रहा है, इसी में से कोई एक है बंदा है जिसकी बात ये कर रहा है। बट लिसनर को ये नहीं पता है कि हम ये कौन से व्यक्ति, कौन से पर्सन की बात कर रहा है, यानी इसको नहीं पता है। तो ये कौन सा केस हो गया, जब स्पीकर को पता हो और लिसनर को नहीं पता हो, तो कौन सा केस हो गया आपका, इंडेफिनिट वाला केस हो गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिचुएशंस दूसरा हो जाए, अगर ये सिचुएशंस मैं बात करूं, अगर ये सिचुएशन दूसरा हो जाए, अगर हम इस सिचुएशंस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करें तो ऐसा दिखेगा। मान लो कि पार्टी ओवर हो गया, भाई ए और बी यहाँ पे हैं अभी भी, ठीक है, पार्टी ओवर हो गया और एक बंदा यहाँ पे रह गया है, ठीक है। पार्टी ओवर हो गया और मात्र एक बंदा यहाँ पे रह गया। अब इस बंदे को बोल रहा है बी कि मैं इस आदमी को जानता हूं। तो अब ये तो स्पीकर है और यहाँ पे ये लिसनर है, तो सब चले गए, बच गया एक। तो इसको तो मालूम है कि सब तो चले गए हैं, यही एक बंदा है जो यहाँ पे है, इसी की बात हो रही है। इसका मतलब स्पीकर को भी पता, पहले से तो पता ही है, अब किसको पता हो गया, लिसनर को भी पता हो गया। तो एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट हुआ और दूसरा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि आप इसमें ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन जब हमारे एग्जाम्स में पेपर आता है, जब एग्जाम्स में मान लो कि केवल ये सेंटेंस आ गया
तो सिंपल सा चीज हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पेपर सेटर होता है उसको पता रहता है कि किस आदमी की बात हो रही है। आपको तो पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो पेपर, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप द का भी इस्तेमाल करते हो तो कोई गलत नहीं हुआ, इट इज अप टू यू, क्योंकि आप वहां पे कंसिडर कर लेते हो कि भाई स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, तो उसमें आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं, बस पेपर को समझकर ये काम कर रहे हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, टेन बेस्ड में एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं प्रीपोजिशन से। एक क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया कि ही वेंट डैश द पार्क। तो इसमें कुछ प्रीपोजिशंस हैं, जैसे इसमें आप इनटू का इस्तेमाल करो, आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो, अक्रॉस, ये सब एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। इनको आपको एक ऑल्टरनेटिव्स है जिसको चूज करके इसमें फिल करना है। तो अक्रॉस हो गया, बिसाइड हो गया, ठीक है, आपका अलोंग हो गया है, तो दैट इज, और भी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है, अलोंग हो गया, अक्रॉस इज ऑल्सो देयर, अक्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए और भी वर्ड आएंगे बहुत सारे, तो फिलहाल इतने टर्म्स को लेते हैं एज एन एग्जांपल्स। ये आपके ऑल्टरनेटिव्स है जिसको आपको फिल करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो यहाँ पे थोड़ा इश्यूज तो होते हैं, बट पेपर सेटर हमारे क्या करते हैं कि उस इश्यूज को दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं कोई जो भी आपके ऑप्शंस देंगे वो बिल्कुल अलग देंगे, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि वो एक सिमिलर ऑप्शंस को प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चंस में हमें कौन से प्रीपोजिशंस को फिल करना है, कौन सा प्रीपोजिशंस आप यूज करोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशंस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, यानी जो सिचुएशन है, जो कंटेंट सेक्शंस है, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि ये एक पार्क है, ये एक आपका पार्क है, ठीक है। अब ये पार्क है, पार्क राउंड भी ले सकते हो, स्क्वायर में भी ले सकते हो, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। बट हमें ये जानना है कि यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशंस हम रखेंगे ताकि हमारा ये सेंटेंस सही हो जाए, ठीक है। तो जब कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है वहाँ पे कि हमें, क्योंकि जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं कि आगे इसमें क्या कह रहा है, हो सकता है इतना ही नहीं आगे भी हो, ठीक है। बट एक छोटा सा एग्जांपल्स की, ये सेंटेंस में अगर हमें प्रीपोजिशंस यूज करना है तो कौन से प्रीपोजिशंस को यूज करेंगे, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस सिचुएशंस में हो। अगर ये बंदा ही, चलो आप ही के जगह पे आप रमेश ले लो, ठीक है, ये देखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू पार्क रमेश का पोजीशन कहां है, विथ रिस्पेक्ट टू पार्क रमेश का पोजीशन कहां पे है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशंस डाल दोगे तो चलेगा। अगर ये पार्क है और रमेश पार्क के अंदर गया, मतलब बाहर से भीतर जा रहा है, कहां जा रहा है, बाहर से भीतर जा रहा है, पार्क में गया, एंटर किया। तो जब ये एंटर किया पार्क में, तो हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, जो प्रीपोजिशंस डालेंगे, वो हमारा क्या होगा, इनटू। इनटू प्रीपोजिशन ये बता रहा है इस सिचुएशंस को कि रमेश जो है पार्क के अंदर, मतलब बाहर से भीतर जा रहा है, यानी मोशन यहां दिख रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पार्क के इस छोर से दूसरी छोर गया, पार्क में ही हो और पार्क के इस छोर से दूसरी छोर गया हो। तो जब एक छोर से दूसरी छोर गया हो, तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं कि ही वेंट अक्रॉस द पार्क, ही वेंट अक्रॉस द पार्क। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि पार्क के पैरेलल में गया हो या जा रहा हो, गया हो, ठीक है, पैरेलल, ये पार्क के पैरेलल में जा रहा हो, ठीक है। तो पैरेलल जब आ जाता है, जैसी पैरेलल की बात करते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अलोंग की बात करते हैं। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो
along, जैसे he went along the park। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में ये तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया और ये तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस जो है तीन अलग अलग सिचुएशंस को रेफर कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब आप प्रीपोजिशंस बना रहे हो, यानी अगर उसमें कंटेंट टाइप का आता है तो वो आप तभी कर सकते हो जब उसको उसके सिचुएशंस को समझ पाओ कि वो सिचुएशंस में आखिर वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आगे भी हो सकता है कि इसमें कुछ और सेंटेंसेज या कुछ और क्लॉज इसमें ऐड कर दिए जाएं बेसिकली। तो हम यहाँ पे, लेकिन पेपर में आप देखिएगा कि कुछ ऐसा चीज जो अनसुटेबल वर्ड या अनसुटेबल प्रीपोजिशंस वहां नहीं देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि सर आपका एक मन में ये भी क्वेश्चन, सर हो सकता है अगर तीनों प्रीपोजिशंस दे दे तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब पेपर जो सेट करते हैं उनको पता होता है वो सिचुएशन को कंसिडर करके ही वो आपके क्वेश्चंस देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है तीनों ऑप्शंस एक साथ दे दे, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ऐसा कभी हुआ है क्या कि 2 into 2 और ऑप्शंस दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दे दिया है आपका 2 + 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया है आपका 8/2 और चौथा ऑप्शन दे दिया है आपका 16/4। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ऑप्शंस दे दे एक ही साथ। हाँ, एक चीज बोल सकते हो आप कि भाई ऑल ऑफ दीज हो सकता है इसमें, कि ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शंस हो तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कोई एक ही चीज देगा और सिचुएशन ऐसा इनटू दे देगा और उसके बाद ऑन लिख देगा। जैसे आपका हो सकता है इनटू दे दे ए में और बी ऑन कर दे और सी आपका है ना ऑन की जगह पे और भी कोई वर्ड, जैसे बेनीथ दे दे, है ना, और डी कुछ भी हो सकता है अंडर दे दे। तो ये जो ऑन, beneath और अंडर बिल्कुल अनसुटेबल प्रीपोजिशंस है रिलेटेड टू दिस सेंटेंस। सो इन दैट केस यू हैव टू चूज ओनली वन, दैट इज इनटू। तो ये चीज कंटेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स लूं, वर्ड्स के थ्रू मैं आपको समझाऊं ताकि आप कंटेंट बेस्ड को समझ सकें। और लास्ट एग्जांपल्स लेके हम लोग इस चीज को समझते हैं और जानेंगे कि जो कंटेंट बेस्ड वाला पार्ट होता है और इसमें जानेंगे कि कंटेंट सेक्शंस में आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए मैं 2 वर्ड्स लेता हूँ। ये 2 वर्ड्स है। एक वर्ड्स है आपका द वर्ड इज इंस्टिगेट और दूसरा वर्ड है आपका मोटिवेट। एक वर्ड आपका क्या है, इंस्टिगेट है और दूसरा वर्ड क्या है आपका मोटिवेट होता है। क्योंकि देखो कंटेंट बेस्ड की जब हम बात करेंगे तो कंटेंट बेस्ड का जो सेक्शन होता है, कंटेंट बेस्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो कंटेंट बेस्ड सेक्शंस में जो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो कंटेंट सेक्शंस होते हैं उसमें आपके आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, दूसरा आपका फिलर्स भी आते हैं जो मैंने अभी बताया, प्रीपोजिशनल्स पार्ट भी आ सकते हैं और फिलर्स में कुछ इस तरह के भी इंस्टिगेट और मोटिवेट वाले टर्म भी आ सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स जम्बल्ड वर्ड्स भी आपके पूछे जाते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स और सेंटेंसेस में भी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पार्ट आपके क्लोज टेस्ट भी हो सकते हैं। क्लोज टेस्ट का मतलब ये आपके पैराग्राफ फिलर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ फिलर्स होते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, एक पैसेज टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, एक पैराग्राफ होगा या एक से अधिक पैराग्राफ होते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है कि वो कहानी भी हो सकता है, वो आपके कोई सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है या इकोनॉमिक वेस्ट भी हो सकता है,
कोई भी पैसेज टाइप का पैसेज ही रहेगा वो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके देंगे आपके एग्जामिनेशन में। मल्टीपल चॉइस आपके रहेंगे, ऑल्टरनेटिव्स 4 देंगे, 5 भी दे सकते हैं। इट इज डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। बैंकिंग में 5 आते हैं, और दूसरे एग्जामिनेशन में जो अदर्स एग्जामिनेशन में होते हैं वो आपके 4 ऑप्शंस होते हैं उसके। तो हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस वर्ड की, इंस्टिगेट या मोटिवेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो देयर आर 2 टर्म्स, मतलब एक है आपका इंस्टिगेट और दूसरा क्या है, मोटिवेट। जब हम इस टर्म को समझते हैं तो दोनों का मतलब करीब करीब सेम ही होता है, ठीक है। अगर हम इंस्टिगेट की बात करें, किसकी बात करें, इंस्टिगेट की बात करें, तो इसका मतलब होता है टू एनकरेज समवन, टू एनकरेज, इसको आपको मैं डिलीट कर देता हूं, टू एनकरेज समवन। और मोटिवेट का भी मतलब होता है टू एनकरेज, बट यहां पे हम इंस्टिगेट और मोटिवेट को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका जो इन दोनों टर्म, ये इंस्टिगेट और मोटिवेट करते हैं, तो ये जो वर्ड का जो टोन है उस पर डिपेंड करता है। जब हम इंस्टिगेट की बात करते हैं तो यह एक निगेटिव टोन को, निगेटिव टोन वाले वर्ड बताता है, यानी निगेटिव टोन वाले मीनिंग को ये आपको एक्सप्लेन करेगा और एक्सप्रेस करेगा। जबकि हम मोटिवेट की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव टोन को रेफर करता है। ये निगेटिव टर्म जो है, निगेटिव वर्ड जो होता है, मीन्स इसका मतलब ये वर्ड निगेटिव नहीं है, बट इसके टोन क्या है, निगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एनकरेज की बात करते हैं तो टू एनकरेज समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, और जब हम इसकी बात करते हैं, मोटिवेट की बात कर सकते हैं, तो टू, इसका मतलब होता है टू एनकरेज समवन इन डूइंग समथिंग गुड, इन डूइंग समथिंग गुड। यानी जब हम इसकी बात करते हैं, मोटिवेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, किसी को आप एनकरेज कर रहे हो, लेकिन कोई गुड डीड्स के लिए, मतलब एक अच्छे काम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, किसी को हम एनकरेज करते हैं, एनकरेज भी कह सकते हैं, या इसको हम दूसरे टर्म में हम लोग असिस्ट भी बोल सकते हो, कि हम लोग असिस्ट कर रहे हैं किसी को, है ना। सपोज कि 4 दोस्त पार्टी में गए और पार्टी हो रहा है, भाई बर्थडे का पार्टी है, चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वाइन्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो उसमें से एक बंदा है जो कहता है कि भाई मेरे को वाइन्स पसंद नहीं है, आई जस्ट टेक अ वेरी लाइट ड्रिंक, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, थम्स अप या कोको कोला, ऐसा चीज़ मैं लूँगा। और बाकी के 3 दोस्त हैं, दे लाइक दोज थिंग वेरी मच, मतलब पूरी तरह से जो है, एक टीटोटलर है और दूसरा एटलीस्ट अल्कोहल को लेता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे सारे फ्रेंड्स, अरे भाई का बर्थडे है तो चलो बस एक पैक ऐसे करके उसको असिस्ट करते हैं कि नहीं, अरे कितने साल के बाद तो मेरा बर्थडे आया है ना, हो सकता है 29 फ़रवरी को उसका बर्थडे होगा। तो उसने क्या किया कि उसको बार बार असिस्ट किया, अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, एक पैक से क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, अरे जीवन में सब कुछ करना चाहिए इंसान को, है ना। और ये क्या है, ये तो लाइफ क्या जी रहे हो तुम, दूध पी रहे हो, बियर की जगह दूध पी रहे हो, तो जस्ट गो फॉर इट। सो वो क्या कर रहा है, वो एनकरेज तो कर रहा है, बट क्या कर रहा है वो, कुछ गलत चीज़ करने। क्योंकि हमारे सोसाइटी में अल्कोहल को प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि इसको बैड हैबिट माना जाता है। तो हमारे सोसाइटी के हिसाब से ये गलत है, ऐसा करना गलत होता है। और इसमें अगर कोई आपको असिस्ट कर रहा हो तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टिगेट कहते हैं, ठीक है। मोटिवेट की बात करते हैं तो मोटिवेट अच्छे गुड डीड्स के लिए होते हैं। आपके, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, और हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स हो गए, वो हमें हमेशा हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका सेंटेंस आता है आपके एग्जामिनेशंस में, वो फिलर्स हो या कोई भी ऐसा सेंटेंस जो
इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे वर्ड ऑफ द टोन ऑफ द वर्ड हम लोग देखते हैं कि उस वर्ड का क्या टोन हो सकता है। ठीक है, अगर आप बोलते हो यहाँ पे कि जो बैड कैंपेनियन हो गए, तो बैड कैंपेनियन ऑलवेज इंस्टिगेट अस, तो सही होगा। आवर टीचर्स ऑलवेज मोटिवेट अस, तो भी सही होगा। लेकिन अगर जहाँ पे मोटिवेट की जगह पे आप इंस्टिगेट यूज करोगे और इंस्टिगेट की जगह पे आप मोटिवेट यूज करोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस का टोन है अगर वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वर्ड यूज करना है, सेंटेंस का टोन अगर नेगेटिव है तो वहां पे क्या करना है, नेगेटिव टर्म यूज करना है। यानी नेगेटिव वर्ड, यानी ये जो नेगेटिव टोन वाला वर्ड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये कंटेंट बेस्ड है जिसको आपको समझकर ही करना पड़ता है। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशंस, फेलियर्स, जंबल वर्ड्स और दूसरे लाइक क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस फिक्स्ड है कि पूछे जाएंगे ही इतने सारे। उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी कभी कभी आ सकता है, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन ना दे, फेलियर्स दे, हो सकता है फेलियर्स ना दे, क्लोज टेस्ट दे, ये डिपेंड करता है। बट आपको ये चीज समझ लेना है कि भाई ये पहला टाइप का चीज है जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चंस को समझकर आप उसको फिल कर सकते हो, आप एरर बना सकते हो, आप इंप्रूवमेंट बना सकते हो। ठीक है, अगला सेक्शन हमारा प्लेसमेंट बेस्ड है, तो उसको हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट बेस्ड क्या होता है। दूसरा सेक्शन है वो है प्लेसमेंट बेस्ड। तो प्लेसमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स में प्लेसमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्जाम्स में, और कुछ अदर्स वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जब हम कॉमन एरर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके सिलेबस में एक सिंटैक्स का सेक्शन भी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, तो उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का जो प्लेसमेंट देखा जाता है कि कहाँ पे किस तरह से है, तो प्लेसमेंट्स के आधार पे भी आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब हम प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कोई भी वर्ड कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से आप उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं कि I went to market. I went to market and bought a nicely pen. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है कि I went to market and bought a nicely pen. अब जब इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले चीजें ये तो जान लेना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो जितने भी वर्ड्स हैं उसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, कि वर्ड्स में ये सारे सेंटेंसेस में वर्ड्स हैं और सब सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो आपके जो सेंटेंस है इसमें आपके वर्ड्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शंस हैं। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजंक्शन हो, तो उनका जो यूज किया गया है किसी सेंटेंस में तो वो अपने प्रॉपर प्लेस पे है कि नहीं है। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है प्रोनाउन, ये हमारा वर्ब हो जाता है, और ये हमारा प्रीपोजिशंस हो जाता है, ये हमारा नाउन होता है, और ये कंजंक्शंस है, और अगेन ये आपका वर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका ly है, तो ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन और उसके पहले एडवर्ब, नाउन और उसके पहले क्या है, एडवर्ब है। तो जब हम नाउन और एडवर्ब की चर्चा करते हैं तो बात यहां पे समझ में आता है कि भाई नाउन का एडवर्ब के साथ कोई रिलेशनशिप
नहीं होता है। डायरेक्टली नाउन का एडवर्ब के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे तो इसके बारे में, बट फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब हम नाउन और एडवर्ब की बात करते हैं तो नाउन और एडवर्ब के पहले, नाउन के पहले एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउन को यहाँ, चूंकि ये क्वालिफाइंग टर्म यहाँ पे नाइसली यूज किया गया ताकि उसको क्वालिफाई करे, बट ऐसा है कि एडवर्ब का फंक्शन अलग हो जाता है। एडवर्ब जो है पहला तो वो खुद को जो है क्वालिफाई करता है, दूसरा वर्ब को करता है, और तीसरा आपका एडजेक्टिव को करता है। नाउन का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं होता है एडवर्ब में कि ये एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। ठीक है, कोई भी वर्ड के पहले आता है तो वो उसका क्वालिफायर होता है। यहां पे नाउन को क्वालिफाई करने आ गया ये एडवर्ब, यानी इसमें इसका जो प्लेसमेंट है एडवर्ब का यहां गलत हो गया, क्योंकि यहां पे एडवर्ब प्लेस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या होना चाहिए? He went to market and bought a nice pen। और ये जो नाइस वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। तो नाउन के साथ जो है एडजेक्टिव का एक डीप रिलेशनशिप होता है, और यही कारण है कि अगर नाउन का कोई क्वालिफायर होगा तो वो कौन सा होगा? आपका एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब होगा। तो यहां पे जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स नाउन के पहले, यानी नाउन के पहले जो एडवर्ब आ गया है, यानी ये इसका प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? गलत। नाउन के पहले जो प्लेसमेंट होगा वो किसका हो सकता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के पहले आपका आर्टिकल्स आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल कहें या फिर आप डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं इसको, यानी नाउन के पहले डिटर्मिनर आ सकता है। ठीक है, जब हम एडवर्ब की प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एडवर्ब का प्लेसमेंट कहां हो सकता है? तो एडवर्ब का जो प्लेसमेंट हो सकता है वो एडजेक्टिव के पहले हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज अ वेरी नाइस पेन। ठीक है, और इट इज वेरी नाइस। अगर मैं पेन नहीं लिखूं तो वेरी नाइस भी लिख सकता हूं, और मैंने पेन लिख दिया, इसका मतलब मैंने इसके साथ साथ नाउन का भी इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हो नाउन के पहले जो आया है वो है आपका एडजेक्टिव आया है, यानी नाउन के पहले जिसका प्लेसमेंट किया गया है वो किसका प्लेसमेंट किया गया है? एडजेक्टिव का प्लेसमेंट किया गया। और एडजेक्टिव के पहले जो प्लेसमेंट हुआ है वेरी, ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, पेन सुंदर है भाई, तो कितना सुंदर है? उसके डिग्री को रेफर कर रहा है, तो कितना सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या है? ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। यानी एडवर्ब का प्लेसमेंट कहां हो सकता है आपका? तो एडजेक्टिव के पहले हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग हमारे एग्जामिनेशन में प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी हर वर्ड का अपना अपना एक प्लेसमेंट, या हर वर्ड का एक दूसरे वर्ड से एक रिलेशनशिप होता है, और उसी रिलेशनशिप के आधार पे वो वर्ड उसके साथ यूज किया जा सकता है। अदरवाइज आप देख सकते हो कि अगर आप प्लेसमेंट थोड़ा सा भी गलत करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और प्लेसमेंट बेस पे एक और जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट से आप उठा सकते हो, वो है जंबल वर्ड्स। क्योंकि जंबल वर्ड्स में, जो जंबल वर्ड्स की बात करते हैं, तो जंबल वर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीटली प्लेसमेंट बेस्ड होते हैं। यानी आप जब अरेंज करते हो जंबल वर्ड्स को, एक प्रॉपर सेंटेंस में बनाने की कोशिश करते हो, तो वर्ड को जो है एक प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं। जहां नाउन आना रहेगा वहां पे नाउन को रखेंगे, जहां पे एडजेक्टिव आना रहेगा वहां पे एडजेक्टिव को रखेंगे, जहां पे एडवर्ब का प्लेस होगा वहां पे एडवर्ब को रखेंगे। तो ये कंप्लीटली जो होता है, जो प्लेसमेंट बेस्ड होता है, ये भी एक सेक्शन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे जाते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। मैं अभी कोई सिलेबस शुरू नहीं किया हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली तो देखो, सबको आप लोग सब जानते होंगे कि ऐसा तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होगा।
थोड़ी बहुत तो होगी भाई, कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। ग्रामर तो एटलीस्ट आपको पता है, टेंस तो पता ही होगा, क्योंकि जीवन भर तो टेंस ही पढ़ते आए हैं। बचपन से जिस टीचर के पास जाओ सबसे पहले राम आम खाता है खिला देता है। राम आम खाता का भी एक चीज़ है कि मैं बोलता हूँ कि राम इट्स अ मैंगो, ठीक है, इट्स अ मैंगो, ये टर्म टेक्निकली तो सही है, बट अगर कंटेंट रूप से इसको सोचें तो ये सेंटेंस एक रॉन्ग सेंटेंस होता है। ये सोचना बाद में, ठीक है, जब मैं 10 सेक्शंस में आऊंगा, टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये राम इट्स अ मैंगो क्यों नहीं होगा, ये क्यों गलत है। वैसे तो जिंदगी भर यही पढ़ता आया हम लोगों ने, जो भी ट्रांसलेशंस के बुक में उसमें जरूर लिखा होगा राम आम खाता है, राम आम खाता है, पता नहीं कितने सालों से राम आम खाता है और आगे भी खाता रहेगा, है ना। और सीता गीत गाती भी है, ठीक है। खैर हम लोग देखेंगे बाद में उसको। फिलहाल आपके लिए ये चीज़ है, आप सोचते रहिए कि सर ने बोला है तो भाई क्यों गलत बोला है, कि ये क्वेश्चंस गलत हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को देखें कि प्लेसमेंट बेस्ड की जब हम बात करेंगे तो प्लेसमेंट बेस्ड में हमें हर वर्ड को, ये मैं सिखाऊंगा, प्लेसमेंट बेस्ड है तो हर चीज़ में आएंगे। जैसे आप जो भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इस वर्ड का प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, कहाँ रखेंगे उसको, तो इस तरह से एक क्लैरिटी आपको आएगी। बस मैं एक आउटलाइन देकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आप अंग्रेजी को, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही करें, ना कि आप उसको मैथमेटिक्स की तरह यूज करें कि भाई इसमें भी कोई मेरा ट्रिक मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, बस उसी से हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सोचकर समझकर करना पड़ता है, आप नहीं करोगे तो who can help you? Anyway, let's see the last section, that is the formula based. हम लोग देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड, यानी एक एग्जामिनेशंस का ये भी एक सेक्शंस है जिसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और सबकी इच्छा यही रहती है कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए, ताकि बस उस फॉर्मूले को याद कर ले और उस फॉर्मूले को याद करके भाई वो चीज़ आए और उसको बस वहाँ पे ठप्पा लगा दे। आप कंटेंट बेस्ड में वाइल्ड गेस करते हो, वाइल्ड गेस, द टर्म वाइल्ड गेस दैट इज तुक्का मारना, ठीक है। भगवान का, अल्लाह का, है ना, इन सब का नाम लेकर जो है हम लोग वाइल्ड गेस करते हैं कि ये भगवान, जो जिसका फेवरेट भगवान है उसमें लगा देते हैं, वाइल्ड गेस कर देते हैं कि हे भगवान ये मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना, कुछ भी हो जाए, नारियल फोड़ूंगा मैं, है ना, 101 नारियल फोड़ूंगा। अभी तो थोड़ा नारियल महंगा भी होगा, नारियल पानी पीने वाले, कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, है ना। तो अभी हम देखते हैं जोक सपाट। तो जो हम लोग ये आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं उसमें हम लोग अक्सर वाइल्ड गेस कर देते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है तो तुक्का लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें गारंटेड रिजल्ट और रिटर्न भी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ऑब्वियसली यू विल क्रैक दैट वन। फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स हैं जो फिक्स्ड हैं, मतलब वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, वो फिक्स्ड कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं तो एक रूल्स बनाया गया, SSPP। SSPP का मतलब होता है, SS बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। पीपी का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये गोल्डन रूल है जो हर जगह एप्लीकेबल है और इस चीज को आपको फॉलो करना है। आपको ये ध्यान में रखना है केवल
कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला राम इज माय फ्रेंड, राम इज माय फ्रेंड, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए आपका, सिंगुलर। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर। लेकिन जैसे हम बात करते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माय फ्रेंड्स। आप देखिए कि एक से दो इंसान हो गया भाई। अब एक राम और उसके साथ कौन जुड़ गया भाई, श्याम जुड़ गया। तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो हो गए, यानी ये जो आपका कंप्लीट जो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यानी इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा, आपका प्लूरल वर्ब रहेगा। समझ में आ गया आपको। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड में एक टाइप ये भी होता है, गोल्डन होता है, और एवरग्रीन पार्ट होता है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ और चीजें इसमें देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसके बाद आज का क्लास में कंक्लूड करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेना है यहाँ पे, कि मैंने लिखा है इधर रमेश नॉर Suresh is playing there। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिया, ठीक है। और दूसरा मैंने लिया neither रमेश और सुरेश is playing there, ठीक है। एक मैंने लिया कि इधर रमेश नॉर सुरेश इज प्लेइंग देयर, और दूसरा मैंने लिखा निदर रमेश और सुरेश इज प्लेइंग देयर। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला लगा है वो गड़बड़ लग गया है। हम ये जानते हैं कि ये जो कंजंक्शन है इधर के साथ अगर कोई कनेक्ट होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होता है और। इधर के साथ क्या होता है, और का इस्तेमाल करते हैं, जबकि निदर के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नो का इस्तेमाल करते हैं। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला भाई। इधर के साथ और ही आएगा और निदर के साथ नौ ही आएगा। तो जब ये फॉर्मूला फिक्स्ड हो गया, ठीक है, तो अगर आप या सेंटेंस में ऐसा आ जाता है इधर यहां पे दिया हुआ हो और यहाँ पे नॉर दिया हुआ हो, तो ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे आपको और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये निदर है तो यहाँ पे और दे दिया है निदर के साथ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निदर के साथ क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो, जबकि ये सेक्शंस में और जो होता है आपका गलत होता है। यानी यहाँ पे निदर के साथ नॉर और इधर के साथ और का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, और ये फॉर्मूला बेस्ड आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आपको जानना है। और एक और चीज़ है कि चूंकि जो स्टूडेंट्स जो एरी के हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपका ज़्यादा सिलेबस वास्ट नहीं है, जो भी सिलेबस है उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और अभी कोविड एरा चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा तो हम सबको सेफ रहना है, और इसीलिए हम लोगों को मैं ज़्यादा जो है ऑफलाइन क्लास लेना पसंद करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग ऑन। जब भी हो तो अगर वैसा टाइम मिलेगा तो मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी क्लास लूँगा। अभी तो मैं अपना वीडियोस जो है अपलोड करके आपको मिल जाएगा। दिस इज़ माय ऑफलाइन वीडियोस, और इसमें आप अच्छे से बहुत सारी चीज़ें को जान पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये अदर टंग है, ये लैंग्वेज पेपर है, तो बहुत लोग ये नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट भी है बहुत सारे लोगों के लिए। एक्चुअल में ये नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, क्योंकि इसमें कुछ वैसा
कह सकते हैं कि करने के लिए नहीं मिल पाता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे आप क्वेश्चंस करें उस चीज़ को, ठीक है। और मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ एली को, और दोनों बार ही शायद बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहा है और बच्चे गए हैं, ठीक है। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप फ्यूचर में जो भी मैं पढ़ा दूंगा, फ्यूचर में आप दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी करते हो, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगा। मैंने आज का जो क्लास दिया है कोई आपके सिलेबस से रिलेटेड का चीज़ बोले तो है भी और नहीं भी है। आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमको टू द पॉइंट चाहिए, जो सिलेबस है वही चाहिए। मैं एक गोल्डन पार्ट दिया हूँ, एक गोल्डन सेक्शंस आपको मैंने आज एलॉबरेट किया है, आज बताया है कि आपके जो एग्जाम्स पेपर होते हैं वो ये 3 चीज़ों पे बेस्ड होती हैं, और ये 3 चीज़ें आपकी एग्जामिनेशंस में आती हैं, ठीक है। कंटेंट बेस्ड में आपके वो कॉम्प्रहेंशन तो आती है, मैंने थोड़ा सा मैं भूल गया बताना कि उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एक वोकैबुलरी सेक्शंस होता है, ठीक है। एक वोकैबुलरी सेक्शंस होता है जो मैं बताना चाहूँगा। ये जो वोकैब का जो सेक्शन होता है, वोकैबुलरी या वोकैबुलरी भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो जो वोकैबुलरी जो सेक्शंस होते हैं उसमें आपके सिनोनिम्स एंड और एंटोनिम्स आते हैं, साथ ही साथ आपके आ जाते हैं OWS। OWS का मतलब हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एंड थर्ड वन इज आपका idioms एंड phrases, idioms एंड phrases, phrases। तो idioms एंड phrases आएंगे। OWS मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, synonyms एंड antonyms। synonyms means similar words, antonyms means opposite words। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और idioms एंड phrases जो होते हैं ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपके ओरिजिनल मीनिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ और ही सेंस देते हैं। तो इसके भी क्लासेस आपको मिलेंगे, और हमारे अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सिनोनिम्स भी बता दूं आपको, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बता दूं, और कुछ idioms एंड phrases भी बता दूं। हालांकि मैं इसका एक स्पेशल क्लास भी लूंगा, और हमारा स्पेशल जो वीडियोस भी इससे रिलेटेड आएंगे। मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ PDFs वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसमें कि अवेलेबल हो जाता है तो वो आपको मिल जाएगा। बट वर्ड्स को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ज़्यादातर रट कर ही कर सकते हो, इट्स ओके, बट इट विल बी डन, कर दिया जाएगा। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच, एंड बी सेफ, बी हेल्दी, और कोशिश कीजिएगा आप लोग अगर कहीं क्राउड वाले प्लेस पे हो तो मास्क लगाएं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मास्क, आप ज़्यादा सा मास्क का यूज़ करें मोस्ट ऑफ द जगहों पे। अगर आप जाते हो, नहीं जाते हो, घर में हो तो इट्स ओके, ठीक है। और हेल्दी फूड खाओ, और क्या मैं बोलूँ, और क्या कर सकते हैं, फ्रेश एयर, ज़रूरत पड़े तो योगा वगैरह भी करो, है ना। अभी के टाइम में हेल्थ इज़ वेल्थ, बस हेल्थ इज़ वेल्थ। थैंक यू।